हाय फ्रेंड्स, मेरे जाति जनगणना 2023 जो कि बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा उसके दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में मैं आप सभी को ये यहाँ तक ले जाके छोड़ा था लॉगिन करने के बाद क्या होगा। लॉगिन करने के बाद ये देखिए इस तरह का खुलेगा। जैसे हम सभी ने प्रथम चरण में मकान का सूचीकरण किया, डाटा एकत्रित किया और एक फॉर्मेट में भर के सबमिट किया था। सबमिट किए हुए डाटा का एनालाइज करके वो एक डाटाबेस तैयार हुआ और उसको डाला गया ऐप पे। यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से खुलेगा। तो इसमें सर्वप्रथम हमें ये ऐड कास्ट सर्वे डाटा इसको क्लिक करना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें परिवार का संख्या, परिवार का क्रम संख्या, परिवार के मुखिया का नाम और उस परिवार में कितने लोग हैं उसकी विवरणी दी होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हम गए यहाँ, इसमें ये नहीं कि हम एक नंबर से ही शुरू करेंगे कि घर मकान संख्या 1 भवन संख्या 1 में गए और डाटा कलेक्ट किए। हम किसी भी घर पे पहुँचें तो उससे हम लोग देख लेंगे कि हाँ किसका घर है। जैसे कि इसमें हम चलते हैं मकान संख्या 2, लिखा हुआ है गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद लिखा हुआ है। इनमें परिवार के मुखिया का नाम गणेश प्रसाद है और ये फैमिली मेंबर, इनके परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है। तो सबसे पहले इनका प्रोफाइल खोलेंगे। जैसे ही प्रोफाइल खोलने के लिए क्लिक किए तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, चार्ज ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, पंचायत लिखा हुआ है, वार्ड, इनरोलमेंट ब्लॉक, सब इनरोलमेंट ब्लॉक, नेम ऑफ हाउस होल्ड मतलब परिवार के मुखिया का नाम। उसके बाद सर्वे सीरियल नंबर है, फैमिली सीरियल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली है, बिल्डिंग नंबर है, हाउस नंबर है और फॉर्म यानी प्रपत्र संख्या जो कि हमें फॉर्मेट में भरना है। तो सबसे पहले एक हम फॉर्मेट लेंगे। फॉर्मेट हमें सीरियली नंबर से मिला हुआ रहेगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्कैन बारकोड। फॉर्मेट पे बारकोड दिया हुआ रहता है। स्कैन बारकोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बारकोड खुलेगा, स्कैनर बारकोड स्कैनर खुलेगा। मान लीजिए मेरे पास बारकोड नहीं है, बारकोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको मैं बैक करके दिखाता हूँ। मान के चलिए कि बारकोड स्कैन होने में कोई परेशानी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बारकोड नंबर होगा 8 डिजिट का। तो जैसे मैं डाल देता हूँ 8 डिजिट का मैंने एक नंबर डाल दिया। मान लीजिए कि सीरियल नंबर 1 ही मिला है हमें, स्कैन करने के बाद ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस परिवार के बारे में लिखा हुआ है कि क्या ये फैमिली यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है कि हाँ रहती है। जैसे कि प्रथम चरण में ये भी हुआ होगा कि हाँ कोई परिवार यहाँ पे नहीं है, लेकिन लिखा गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये परिवार है और उसको उस डाटा को भेज दिए हम लोग। अब दूसरे चरण में वहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए कि वो परिवार वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे जगह चली गई। तो दूसरे जगह चली गई तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे नो। जैसे ही नो लिखेंगे तो उसके बाद रिव्यू और सबमिट का ऑप्शन आएगा। यानी इस परिवार के जितने भी डिटेल हैं यहीं पे क्लोज। इसके बाद इसमें कोई डाटा एंट्री नहीं करना है। लेकिन अगर यस है तो फिर आगे बढ़ना है। और इनमें परिवार की संख्या 4 है तो 4 का मतलब परिवार के मुखिया के नाम को लेकर, यानी परिवार का जो मुखिया है उनका भी नाम लिखना है। ये नहीं कि उनका नाम छोड़ देना है। जैसे इनमें परिवार के मुखिया का नाम दिया हुआ है गणेश प्रसाद, तो हम जब भी फॉर्मेट भरेंगे तो परिवार में मुखिया के संख्या को जोड़ के तब कुल संख्या लिखना है। जैसे कि मुखिया 1 और अन्य 3, 4 आदमी टोटल परिवार है, 4 आदमी लिखा जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ कि इसमें मुखिया का नाम हम कहीं दे सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं घर का मुखिया। जैसे कि होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग को मुखिया बनाए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि घर का बड़ा बुजुर्ग ही मुखिया होगा। हम घर में किसी सदस्य को घर का मुखिया मान सकते हैं और जब उसको मुखिया मानेंगे तो उससे उस परिवार के बाकी सदस्यों का संबंध स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
और ऐड फैमिली मेम्बर में बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ 4 फैमिली मेम्बर हैं, तो गणेश प्रसाद के परिवार को खोलें। जैसे ही ऐड फैमिली मेम्बर, तो सबसे पहले दिया हुआ है गणेश प्रसाद, तो गणेश प्रसाद का मैं नाम लिख रहा हूँ, गणेश प्रसाद। उनके पिताजी का नाम मान के चलिए महेश प्रसाद है, महेश प्रसाद है। अब यहाँ पे ये रहते हैं नहीं रहते हैं, जैसे कि रहते हैं नहीं रहते हैं, या मान लीजिए कि अब पहले चरण में गणना किए तो वो जीवित थे, अभी मर गए हैं, तो ये सारा चीज़ है जीवित नहीं है। जीवित नहीं है जैसे क्लिक करेंगे तो फिर इनका डाटा यहीं से क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। यहाँ रहते हैं तो बस हो गया। अब ये कौन है? परिवार का प्रधान है, पति पत्नी पुत्र पुत्री पोता नातिन पोती। मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि परिवार का प्रधान है, तो चलिए प्रधान पे क्लिक करते हैं। इनका उम्र क्या है? मान के चलिए उनका उम्र 55 साल है। ये इनका जेंडर क्या है? अभी तत्काल में शादीशुदा है या नहीं। तो इसमें एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि शादीशुदा है या नहीं, ये 15 अप्रैल से जनगणना शुरू होकर 15 मई तक चलेगा। तो हमें ये देखना है कि 15 मई तक क्या उनकी शादी हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कि परिवार में कोई सदस्य है जिसकी उम्र 22 साल है और वो जनगणना के प्रथम चरण के समय अविवाहित था, द्वितीय चरण में गए, घर पे पता चला कि नहीं इनकी शादी होने वाली है, तो उस कंडीशन में ये देखेंगे कि क्या 15 मई तक उसकी शादी हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो लिख देंगे कि वर्तमान में विवाहित है, नहीं है तो नहीं है। विधवा विधुर संबंध विच्छेदित तलाकशुदा संबंध विच्छेदित अगर लिखवाता है तो उस कंडीशन में तब लिखेंगे जब उसके पास कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद हो। तलाकशुदा में वो आएगा जैसे कोई सामाजिक या धार्मिक रूप से वो अलग हुआ हो, तो तलाकशुदा में आएगा। संबंध विच्छेदित में ये देखना है कि सरकारी दस्तावेज है या नहीं, कोर्ट से वो लिया हुआ है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे ये वर्तमान में मान के चलिए विवाहित हैं। धर्म क्या है? धर्म देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हिंदू इस्लाम ईसाई हिंदू धर्म है। अब यहाँ पे मेन जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है कि जाति सर्वे, तो जाति यहाँ पे टोटल संख्या दिया हुआ है, जितनी जातियां हैं 215, 216 अन्य में 3 जातियां और इंक्लूड होंगी, जो कि अभी काम चल रहा है, बाद में वो आ जाएगा। चांद मान के चलिए कि अब ये लिखा हुआ है प्रसाद, तो प्रसाद अब अपने से कोई कास्ट देख लेते हैं, वो बताएंगे कि हाँ फलाने कास्ट के हैं। मान के चलिए हमें नहीं पता है तो हम देख लेते हैं कि हाँ प्रसाद, मान के चलिए कि प्रसाद में, तो ये मान के चलिए बनिया हम लिख दिए, कोई बात नहीं। अब वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, मैं एक सिर्फ समझने के लिए लिखा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना तक पढ़े हैं। पूर्व प्राथमिक का मतलब हो गया कि अक्षर ज्ञान न हो, सिर्फ साइन करता हो, अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो पूर्व प्राथमिक होगा। उसके बाद आगे बढ़ते चलिए, मान के चलिए ये 10वां पास है, तो चलिए क्लास 10 हो गया। क्या करते हैं? सरकारी नौकरी, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, एक दूसरा ऑप्शन ही आता है संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जहाँ पे मान के चलिए सीधी सिंपल सी बात है, अगर किसी नौकरी में भले ही वो प्राइवेट है या कोई हो, अगर पीएफ कट रहा है तो संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी होगी। अगर प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर रहा है जहाँ पीएफ नहीं कट रहा है तो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है सरकारी नौकरी, तो मान के चलिए बिहार में नियोजित शिक्षक है तो इन्हें सरकारी नौकरी में डाला जाएगा। ये सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि जितने भी बेल्ट्रॉन से या नियोजन पे अनुबंध पे कर्मी हैं उन्हें सरकारी नौकरी की श्रेणी में रखा जाएगा। मान के चलिए ये 10वीं पास हैं तो असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी ये सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए ये इनका घर क्या है, 2 या 2 से अधिक कमरा का पक्का मकान है, 1 कमरा का पक्का मकान है, खपरेल टीन छत झोपड़ी आवासहीन। तो 2 से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको
को देखने से पता चल जाएगा। पक्का मकान एक कमरा का है, ठीक है, वो भी लिखा जाएगा। अब जैसे मान के चलिए किसी घर में गए, फाउंडेशन से छत तक पक्का है लेकिन ऊपर कारकेट रखा हुआ है, तो वो कपरैल या टीन छत में आ जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। झोपड़ी, झोपड़ी का मतलब हो गया कि प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ, जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया, फूस का हो गया। और आवासहीन मतलब टेंट प्लानी गिरा के रह रहा है, तो वो आवासहीन में आ जाएगा। तो मान के चलिए कि इनका घर पक्का मकान है, तो वो सिलेक्ट कर लिए। दूसरा अगला क्वेश्चन आते हैं कि ये अब नौकरी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे या कहीं दूसरे जगह में। तो अगर जहाँ पे हैं वहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो लागू नहीं। अगर दूसरे जगह कर रहे हैं तो अब इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा, अन्य स्थान में नौकरी या रोजगार, अन्य देश में नौकरी। तो उस हिसाब से हमें सिलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए जहाँ पे हैं वहीं पे नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, तो सीधा सिलेक्ट करेंगे, लागू नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आता है कंप्यूटर लैपटॉप। तो इसमें एक चीज़ ये है कि कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। मान के चलिए कि किसी के घर में कंप्यूटर लैपटॉप हो, तो उस कंडीशन में परिवार का जो सदस्य यूज कर रहा होगा उसके सामने सिर्फ लिखेंगे कि वो कंप्यूटर है, बाकी किसी सदस्य के सामने ये मेंशन नहीं होगा कि हाँ कंप्यूटर लैपटॉप है। जैसे कि परिवार का प्रधान अपने बेटे के लिए कंप्यूटर लैपटॉप खरीद के दे दिया, उसका लड़का यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ परिवार में जो लड़का यूज कर रहा है उसके सामने लिखेंगे कि हाँ वो कंप्यूटर यूज कर रहा है। ये नहीं कि परिवार के प्रधान के सामने लिख देंगे कि हाँ वो कंप्यूटर उसके पास है। इनके पास अगर नहीं है तो नहीं है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में भी वही कंडीशन है कि अगर मोटर व्हीकल है तो जो चला रहा हो या जो यूज कर रहा हो उसी के सामने लिखेंगे कि है। मान के चलिए कि एक बाइक है, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो ये नहीं कि 5 सदस्य के सामने लिख देंगे कि हाँ बाइक है, बाइक है, बाइक नहीं। सिर्फ जो यूज कर रहा हो, यूज करने का मतलब ज़्यादातर समय जो यूज कर रहा है, ये नहीं कि हाँ महीना में 1 दिन कोई यूज किया, 15 दिन कोई कर रहा है। तो संख्या देखेंगे कि किसकी ज़्यादा है, जैसे कि कोई लड़का है वहीं बराबर यूज कर रहा है तो उसी के सामने लिखेंगे कि बाइक है, अन्यथा किसी के सामने नहीं लिखेंगे। चलिए मान लेते हैं इनके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है लिख दिए। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड में अब डिसमिल में दिया हुआ है, तो डिसमिल का एक बता देते हैं 0.186 डिसमिल इक्वल टू 1 धूर। अब इससे आप लोग जोड़ के निकाल सकते हैं कि यहाँ कितना होगा। मान के चलिए 50 डिसमिल तक इनका ज़मीन है। एग्रीकल्चर लैंड, इसमें ये पूछा जाता है कि रेसिडेंशियल, जैसे कि गांव में खेती करने के लिए ज़मीन है, कहीं शहर में भी ज़मीन खरीदे हैं या नहीं, तो उस हिसाब से तो रेसिडेंस मान के चलिए कि उनके पास नहीं है, उनके नाम पे नहीं है। जैसे कि कोई परिवार में होता है कि अपनी पत्नी के नाम पे लिख दिया है, लिखवा लिया है शहर में ज़मीन, तो उस कंडीशन में उस परिवार के मुखिया के नाम पे नहीं लिखा जाएगा कि हाँ वो ज़मीन है, जिसके नाम पे है उसके सामने वो लिखा जाएगा कि हाँ आवासीय ज़मीन है, जहाँ अब कितना है उस हिसाब से निकालेंगे। मंथली इनकम, मान के चलिए कि अब इसमें कन्फ्यूजन ये ना हो कोई बोल दे कि हाँ 400 रुपये पर डे कमाते हैं, तो इसके हिसाब से हो गया 12,000 का महीना। कोई बोल दे 5 लाख का पैकेज है ईयरली, तो फिर मंथली निकालेंगे। वैसे ही अब ये मान के चलिए कि कितना कमाते हैं, बोल दे कि हाँ 20 से 25 हज़ार के बीच में है, तो इस रेशियो में आधार नंबर, आधार नंबर बाई फोर्स नहीं लेना है, लेकिन अगर वो दें तो ले लेना है। पहले हम बताएंगे कि हाँ आधार जरूरी है, प्रेशर नहीं डालेंगे किसी के ऊपर कि हाँ आपको देना ही है आधार। आधार नंबर लेके चढ़ाएंगे, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर परिवार के दूसरे सदस्य का नाम आएगा, उसका नाम ऐड करेंगे, सारा डिटेल वैसे ही भरेंगे, पहले वाला नाम जैसे हम लोग चढ़ाए थे वैसे ही बाकी सभी नामों को चढ़ाने के बाद लास्ट में रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें ये बढ़िया से मिलान कर लेना है कि हमसे कोई गलत एंट्री नहीं हुई हो,
क्योंकि अगर हम रिव्यू एंड सबमिट क्लिक करते हैं तो फिर ये इस आईडी से नहीं होगा, पर वे सुपरवाइज़र की आईडी से जाके फिर वहाँ पे सुधार होगा। तो इसलिए अपने स्तर से पूरी तरह कंफर्म होने के बाद ही रिव्यू एंड सबमिट के बटन क्लिक कीजिए। तो चलिए रिव्यू एंड सबमिट का बटन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जितनी जानकारी है क्या ये हेड ऑफ़ द फैमिली के द्वारा दी गई हैं, तो यस। उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के लिए जैसे ही तो उसमें पूछा जाएगा आपसे कंफर्मेशन, तो कंफर्म किए। कंफर्म करते हैं अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो डाटा दिया है, तो अब यहाँ पे दिखाएगा कि जैसे मान यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में 2 परिवार का नाम आधा अधूरा भर के छोड़ा गया है। ये उस कंडीशन में होता है, मान के चलिए कि हम कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, उसी टाइम नेटवर्क चला जाए, मोबाइल बंद हो जाए, तो जहाँ पे जो डाटा रहेगा वो ड्राफ्ट में सेट हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो सबमिट नहीं होगा। फिर उसको भरना है। अब यहाँ से गणेश प्रसाद का जो डाटा है वो हट गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये करना है कि यहाँ पे हम लोग लॉग आउट होंगे। जैसे ही लॉग आउट होंगे तो वो डाटा सुपरवाइज़र की आईडी पे चला जाएगा, यानी हम लोग से आगे जो सीनियर हैं उनकी आईडी पे जाएगा। वो वहाँ पे अपना डाटा चेक करेंगे, फिर वहाँ पे वो सबमिट करेंगे, फिर वो लॉग आउट होंगे। लॉग आउट जैसे ही होंगे उनका डाटा उनके आगे चला जाएगा और ये सिलसिला चलता जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये है कि हमें जो भी भरना है फॉर्म डाटा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई डाटा एंट्री गलत ना करें, क्योंकि अगर एक बार हमने डाटा गलत एंट्री किया तो फिर वो मेरे आईडी से सुधार नहीं हो सकता, उसके लिए आगे जाना पड़ेगा और उसमें काफ़ी परेशानी होगी। ये ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आगे का जो वीडियो है तीसरे पार्ट में बनाऊंगा कि फॉर्मेट पे कैसे किया जाएगा फॉर्म फिलअप। अभी फ़िलहाल ऐप्स के माध्यम से कैसे करना है इसके बारे में जानकारियाँ बताई। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, कोई जानकारियाँ छूट गई हों, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आगे इससे संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग के बीच ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।